It's a pleasure to be amongst you, especially because this is probably, as far as I know, if I'm wrong, please correct me, that this is the first PhD batch in law of Kanpur University, and I feel privileged that I'll be speaking to you on topics and issues which are very close to my heart, and certainly not only you, as Dr. Pandey said, you would learn something. I also look forward to learning many things from you as well. लेकिन डॉक्टर पांडे, इसके पूर्व कि मैं आज के इस विषय पर अपनी चर्चा शुरू करूं, थोड़ा सा एक करेक्शन है। आपने परिचय में बताया, मैं बीएचयू लॉ स्कूल का प्रत्यक्ष विद्यार्थी इस रूप में नहीं हूं, क्योंकि मैंने विधि की शिक्षा जो है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। बीएचयू निश्चित तौर पर देश का और विश्व का एक बड़ा प्रतिष्ठित, विशेष रूप से जो विधि संकाय है, बड़ा प्रतिष्ठित है, और मुझे ये सौभाग्य रहा है कि विधि संकाय के तत्वावधान में जो रिफ्रेशर और ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स जो आयोजित किए गए, उनमें मैं प्रतिभाग किया हूं। तो इस रूप में मैं निश्चित तौर पर बीएचयू विधि संकाय का विद्यार्थी हूं, लेकिन मेरी विधि की जो मुख्य शिक्षा दीक्षा है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से पूरी हुई। नहीं, लॉ में गोरखपुर कहीं पीछे नहीं है। हाँ सर, का जो टॉपिक है हम लोगों की चर्चा के लिए, और जैसा कि डॉक्टर पांडे ने बताया कि हम माध्यम को, जो हमारा आज कन्वर्सेशन का और डिस्कशन का जो मीडियम है, उसको मिक्स्ड रखेंगे। एंड आस्क मी, interrupt me, raise your hand, or even unmute yourself if you have to ask a question. But my request would be that please don't remain a passive listener, that you have logged in this virtual environment. The speaker has many challenges, बहुत सारे challenges हैं जो स्पीकर होता है उसके समक्ष। इन 2 वर्षों में भी शायद हम जो पुराने स्कूल के लोग हैं, पुरानी विचारधारा के लोग हैं, और जो थोड़ा सा अब उम्र के एक अगले पड़ाव पर हैं, वो शायद इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। यद्यपि कि पिछले 2 वर्षों में वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही अध्ययन, अध्यापन और चिंतन होता रहा है पूरे विश्व भर में, भारतवर्ष में भी। लेकिन निश्चित तौर पर फिजिकल एनवायरनमेंट में जिस प्रकार से आइडियाज को एक दूसरे के साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं, शायद वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में, ऑनलाइन एनवायरनमेंट में वो पॉसिबल नहीं होता। फिर भी इसके बावजूद मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोज हु आर द वंस फॉर whom दिस प्रोग्राम हैज बीन अरेंज्ड, for whom this class has been arranged, that please participate as much as possible and make it a dialogue rather than a monologue, because that's going to be very, very boring for you and for me as well. आज का जो विषय है, और ये विषय निश्चित तौर पर आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, उससे लिया गया है। The topic for today's discussion is crime, punishment and sentencing in Indian perspective. Crime, punishment and sentencing in Indian perspective निश्चित तौर पर एक बहुत वृहत विषय है, जिसको कहते हैं बड़ा एक्सपेंसिव, इट्स वेरी ह्यूज टॉपिक। और हम लोगों के पास 2 से ढाई घंटे, आज नहीं, शायद 2 क्लासेस मिला करके या 1.5 क्लासेस मिला करके, इससे ज्यादा का समय किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए नहीं होगा। और जब हम पीएचडी की कोर्स वर्क की क्लास में क्राइम, पनिशमेंट और सेंटेंसिंग पर चर्चा करेंगे,
तो निश्चित तौर पर यह मान करके चलेंगे कि जो बेसिक्स हैं, जो आधारभूत जो संकल्पनाएं हैं, चाहे वो क्राइम की संकल्पना हो, चाहे वो पनिशमेंट की संकल्पना हो, चाहे वो सेंटेंसिंग की संकल्पना हो, इन आधारभूत संकल्पनाओं से जो आपका स्तर है ज्ञान का, उससे आप भली भांति अपराध विधि एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। पनिशमेंट को भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में एक अलग यूनिट के रूप में, एक अलग टॉपिक के रूप में निश्चित तौर पर पढ़ाया जाता है। लेकिन सेंटेंसिंग को लेकर के क्रिमिनल लॉ की क्लास में या क्रिमिनोलॉजी की क्लास में बहुत विस्तार से, बहुत विस्तृत चर्चा नहीं होती, और जो चर्चा होती भी है उस चर्चा को हम सीआरपीसी के कतिपय प्रावधानों के इर्द गिर्द ही रखते हैं। तो शायद सीआरपीसी में आपने कन्विक्शन के बाद की जो स्टेज होती है, वहां पर सेंटेंसिंग से संबंधित जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन पर अपने एलएलबी या एलएलएम के दिनों में शायद कुछ चिंतन मनन, पठन पाठन किया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो बहुत गंभीरता से किया गया और बहुत गहराई में जाकर के किया गया चिंतन मनन और पठन पाठन नहीं होता है। तो मैंने यद्यपि कि कहा आपसे कि जो बेसिक प्रिमाइस है वो ये है कि आपको इन आधारभूत संकल्पनाओं के विषय में एक मूलभूत जानकारी है और आपकी समझ है। इसके बावजूद, जैसा कि मैंने कहा, सेंटेंसिंग के विषय में भारतवर्ष में बहुत ज्यादा लिटरेचर भी उपलब्ध नहीं है, बहुत ज्यादा शायद डिबेट और डिस्कशंस भी नहीं हुए पुराने समय में। हाल के वर्षों में निश्चित तौर पर सेंटेंसिंग को लेकर के एक रिन्यूड इंटरेस्ट, जिसको हम कहते हैं, वो न केवल जुडिशरी में सर्वोच्च स्तर पर देखने को मिलता है, बल्कि जिसको हम लीगल फ्रेटर्निटी कहते हैं, एकेडमिया कहते हैं, उसमें भी इस विषय पर अब विचार विनिमय जो है वो प्रारंभ हो गया है। क्राइम, पनिशमेंट एंड सेंटेंसिंग, इस विषय में जो पहली आधारभूत जो संकल्पना है वो क्राइम की ही है। और आपको यदि मैं आपके एलएलबी के दिनों की याद दिलाऊं तो आप में से सभी ने अपराध विधि का अध्ययन करते समय निश्चित तौर पर अपराध क्या है इस विषय पर छोटी बड़ी, लंबी या बहुत लंबी एक चर्चा निश्चित तौर पर की होगी। वो चर्चा हम कैसे करते थे और वो चर्चा हम अभी भी कैसे करते हैं, तौर पर आपके साथ पीएचडी कोर्स वर्क के विधि के शोधार्थी के रूप में उस चर्चा का कोई महत्व तो आज नहीं है। लेकिन हमको रिकॉल करना पड़ेगा कि भारतवर्ष में हम जब अपराध विधि की पढ़ाई करते हैं तो हम किस प्रकार से प्रारंभ करते हैं। हम प्रारंभ करते हैं कि अपराध क्या है, अपराध की संकल्पना क्या है, और अपराध की कतिपय परिभाषाएं क्या हैं। आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स या रेफरेंस बुक्स जो भारतीय अपराध विधि पर लिखी गई हैं उनको आप यदि देखें, और आपने देखा है, तो आप पाएंगे कि पश्चिम के कुछ विधि शास्त्रियों के द्वारा अपराध को किस प्रकार से परिभाषित किया गया। केनी का नाम
ऑस्टिन का नाम, ब्लैकस्टोन का नाम, इस संदर्भ में आप निश्चित तौर पर याद कर पाएंगे कि किस प्रकार से केनी ने अपराध को परिभाषित किया, किस प्रकार से ऑस्टिन ने अपराध को परिभाषित किया, किस प्रकार से ब्लैकस्टोन ने अपराध को परिभाषित किया, या किस प्रकार अन्य जो पश्चिमी विधिज्ञ हैं, लीगल फिलोसोफर्स हैं, ऑथर्स हैं, जूरिस्ट्स हैं, उन्होंने किस प्रकार से अपराध को परिभाषित किया है। उस चर्चा में जानने का हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमको अपराध, क्राइम, पनिशमेंट और सेंटेंसिंग भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करनी है। तो क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपराध का कोई अलग स्वरूप है या अपराध की कोई अलग संकल्पना है? यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, दिस क्वेश्चन अज्यूम्स इवन अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, बिकॉज ours is what we call a system, legal system, criminal justice system to be more specific, which we derived from our colonial masters, or rather which we have inherited from our colonial masters. अब आप जानते हैं कि जो शासक होता है वो निश्चित तौर पर अपनी जो संकल्पनाएं होती हैं, अपने जो विचार होते हैं, अपनी जो फिलॉसफी होती है, अपनी जो नीतियां होती हैं, अपनी जो विधियां होती हैं, उन विधियों को, उन नीतियों को, उन विचारों को, उन फिलॉसफीज को, उन संकल्पनाओं को, उन अवधारणाओं को शासित जो समाज होता है उस समाज पर थोपता है। तो ये जो विधियां हैं जिनको आज अपराध विधि के रूप में हम देखते हैं, आईपीसी है और अन्य विधियां हैं, उन विधियों की उत्पत्ति भारतवर्ष में नहीं है। उनकी उत्पत्ति हमारे जिसको हम कहते हैं कि फॉर्मर जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनके देश में है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारतवर्ष जो है वो कॉमन लॉ सिस्टम है। वी आर अ कॉमन लॉ सिस्टम बिकॉज वी इनहेरिटेड दैट कॉमन लॉ ट्रेडिशन फ्रॉम आवर कॉलोनियल मास्टर्स। अब ये जो कॉमन लॉ, इसको स्टैट्यूटरी लॉ से अलग समझा जाता रहा, और कॉमन लॉ इंग्लैंड में विधायिका द्वारा दिया गया कानून नहीं, बल्कि न्यायपालिका द्वारा जब उसके समक्ष मामले आए तो उन मामलों के निस्तारण में प्रयोग किए गए नियमों को ही कॉमन लॉ रूल्स या कॉमन लॉ कहते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आज भी यद्यपि कि इंग्लैंड में अब अपराध विधि का एक संहिताकरण हो चुका है, एक किसी सिंगल कोड में नहीं, अलग अलग स्टैट्यूट्स में, लेकिन अभी भी कुछ अपराध ऐसे हैं जिनको हम कॉमन लॉ ऑफेंस कहते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि भारतवर्ष में हत्या का अपराध कहां परिभाषित किया गया है, वेयर डू यू फाइंड द डेफिनेशन ऑफ मर्डर इन इंडियन लॉ, एवरीवन would give a correct answer that we have this statutory definition right from 1860 in section 300 of IPC. The punishment provision is section 302 of IPC. आप ये प्रश्न यदि इंग्लैंड में करते हैं कि हत्या की परिभाषा किस संविधि में है, किस स्टैट्यूट में है, तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड में अपराध विधि का विद्यार्थी आपको कोई
प्रोविजन को स्टैट्यूट नहीं बता पाएगा, क्योंकि जिसको ऑफेंस ऑफ मर्डर कहते हैं, जिसको हत्या का अपराध कहते हैं, वह अभी भी इंग्लैंड में कॉमन लॉ ऑफेंस है। कॉमन लॉ ऑफेंस मतलब ऐसा अपराध जिसका सृजन न्यायालय ने किया और अभी उस पर इंग्लैंड की विधायिका ने, पार्लियामेंट ने कोई विधि नहीं बनाई है। भारतवर्ष में जब हम क्राइम की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहली बात जो आपको अपने मस्तिष्क में रखनी है वो ये है कि सारे के सारे अपराध जो हैं वो स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस हैं। न केवल सारे अपराध स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस हैं, बल्कि जिसको हम सामान्य अपवाद कहते हैं, जनरल एक्सेप्शंस कहते हैं, वह सामान्य अपवाद भी स्टैट्यूटरी डिफेंसेस हैं। लुक एट द स्कीम ऑफ आईपीसी, यू हैव specific offenses starting from section 121 in the scheme of IPC, but you also have chapter 4, very elaborate chapter 4, providing for what we call charge, जिसको हम सामान्य अपवाद कहते हैं, जनरल एक्सेप्शंस कहते हैं, फ्रॉम सेक्शन 76 टू सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी। तो इंग्लैंड में यद्यपि कि अब ज्यादातर अपराध, कुछ अपवादों को छोड़ करके, जिसका उदाहरण मैंने दिया हत्या के अपराध के रूप में, दो एक और अपराध ऐसे हैं, पब्लिक न्यूसेंस फॉर एग्जांपल इज स्टिल अ कॉमन लॉ ऑफेंस देयर, हैविंग नो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। अन्य अपराध जो है वो न्यायपालिका द्वारा सृजित भले किए गए हों, लेकिन आज उनकी जो परिभाषा है वो स्टैट्यूटरी डेफिनेशन है, बिकॉज स्पेसिफिक लॉज हैव बीन इनैक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, बाय द इंग्लिश पार्लियामेंट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लेकिन सामान्य अपवादों का जो डोमेन है इंग्लैंड में, सामान्य अपवादों का डोमेन आज भी कॉमन लॉ से गवर्न होता है। आपसे पूछा जाए, यदि यह प्रश्न किया जाए कि वेयर डू यू फाइंड दैट डिफेंस ऑफ unsoundness of mind, you would refer to section 84 of IPC. If I ask you where do you find that defense of mistake of fact, you would refer to section 76. You would also refer to section 79. If I ask you where do you find the defense of accident, nothing is an offense which was done or happened or occurred on account of some accident or misfortune, blah blah blah, you would very conveniently refer to section 80 of IPC, and then many more such provisions in the scheme of general exceptions. इंग्लैंड में इस प्रकार के कोई स्टैट्यूटरी डिफेंसेस नहीं हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, और समय समय पर वहां पर न्यायपालिका ने, जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स था तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, अब जब वहां पर सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय भी समय समय पर इन कॉमन लॉ डिफेंसेस का संकुचन और एक्सपेंशन करता रहता है, जो भारतवर्ष में संभव नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि अपराध की जो संकल्पना है उसको हमने हमेशा कतिपय परिभाषाओं के इर्द गिर्द ही रखने की कोशिश की। मेरा मंतव्य, मेरा उद्देश्य निश्चित तौर पर उन परिभाषाओं पर यहां चर्चा करना नहीं है। एलएलबी में वो जस्टिफाइड था, शायद एलएलएम में भी होता,
लेकिन पीएचडी कोर्स वर्क में निश्चित तौर परिप्रेक्ष्य है अपराध का। क्या कोई भारतीय परिप्रेक्ष्य है पनिशमेंट का? क्या कोई भारतीय परिप्रेक्ष्य है सेंटेंसिंग का, जिसको हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य कहते हैं, जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव कहते हैं, या थोड़ा सा और उसको अगर नैरो डाउन करें तो जो इंग्लिश पर्सपेक्टिव है, कंटेम्पररी इंग्लिश पर्सपेक्टिव या कंटेम्पररी अमेरिकन पर्सपेक्टिव, क्या वह उससे अलग है या अलग होना चाहिए? इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। अपराध को किस रूप में देखा जाना चाहिए भारतीय परिप्रेक्ष्य में, और अपराध क्या है, इस पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। अपराध शब्द जो होता है, क्राइम, क्राइम indicates a harm that is directed against the society as a whole. इसी प्रकार से तो हम अपराध और जिसको हम अपकृत्य कहते हैं, टॉर्ट कहते हैं, क्राइम एंड सिविल रॉन्ग, ऑफेंस एंड टॉर्ट, इसी रूप में तो हम विभेद करते हैं। लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि there is no distinction between what you call crime and what you call tort, in as much as a tort harms an individual, crime also harms an individual, though we say that it's directed against the society as a whole. But then a society is made of individuals, जिसको हम कहते हैं ये समाज के विरुद्ध किया गया कृत्य है, जिसको राज्य ने दंडनीय बनाया है। इट्स एन एक्ट अगेंस्ट द सोसाइटी which the state has made punishable. Society is made of individuals. Harm to an individual is ultimately harm to the society, or vice versa. Harm to the society is ultimately harm to an individual. तो अपराध जो जिसे हम कहते हैं, अपराध, if I may use this, that a crime presents three major characteristics. Major, there may be minor characteristics, but these are three major characteristics. First one is that it's a harm brought about by human conduct, which the sovereign power in the state desires to prevent. The second is that among the measures of prevention that is selected is the threat of punishment. And the third major characteristic is that legal proceedings of a special kind are employed to decide whether a person who has been accused of a crime did in fact cause that harm and is in fact guilty. लेकिन ये तो बड़ा एक ऑब्जेक्टिव, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन हो गया, बड़े ऑब्जेक्टिव से ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इसको किस प्रकार से समझें, तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि द वेरी आइडिया ऑफ क्राइम, द वेरी नोशन ऑफ क्राइम डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ अ गिवन सोसाइटी। समाज के मूल्य क्या हैं, इस पर यह निर्भर करता है कि उस समाज में किस कृत्य को या किन कृत्यों को अपराध के रूप में देखा जाएगा। उस समाज के मूल्य क्या हैं, वो समाज कैसा समाज है, क्या वो समाज एक रूढ़िवादी समाज है, क्या वह समाज एक बहुत लिबरल, जिसको हम ओपन परमिसिव, इफ आई मे यूज दैट टर्म, परमिसिव सोसाइटी है, बहुत लिबरल सोसाइटी है, या बहुत ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, बहुत रूढ़िवादी समाज है। तो प्रत्येक समाज के जो मूल्य हैं, फंडामेंटल वैल्यूज, उन वैल्यूज के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है राज्य द्वारा कि किस प्रकार के कृत्य को अपराध घोषित किया जाना चाहिए। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसी बिंदु को, दैट द आइडिया ऑफ क्राइम और द नोशन ऑफ क्राइम डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ अ गिवन सोसाइटी, बड़ी ही खूबसूरती से एक उदाहरण उन्होंने दिया। एंड अलाउ मी टू कोट स्ट्रेट फ्रॉम his writings. Justice Krishna Iyer said, and I quote, "What is a sex crime in India may be a sweetheart virtue in Scandinavia. What is an offense against property in a capitalist society may be a lawful way of life in a socialist society. So an affluent economy may be a pernicious vice in an indigent community. Thus, criminologists must have their feet all the time on terra firma," unquote. दो समाजों की चर्चा वो करते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल कंट्रास्ट हैं, एक दूसरे के विपरीत समाज हैं। भारतवर्ष ट्रेडिशनल सोसाइटी है, बहुत हद तक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी भी है, ओपेक सोसाइटी भी है। तुलना करें यदि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, अन्य जो स्कैंडिनेवियन जिनको कंट्रीज कहते हैं, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आर दे? लिबरल, अनऑर्थोडॉक्स, पीपल डोंट बिलीव इन रिलीजन, रिलीजन इज a matter of life and death for most of the people in this country, irrespective of which religion, which faith they belong to. In Scandinavian, people would tell that in which they believe, or they are people who don't believe in any religion. उनका रिलीजन नहीं है, वैल्यूज अलग हैं। वो कह रहे हैं व्हाट इज सेक्स क्राइम इन इंडिया मे बी अ स्वीट हार्ट वर्च्यू इन स्कैंडिनेविया, व्हाट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी मे बी अ लॉफुल वे ऑफ लाइफ इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी। आप
वैयक्तिक संपत्ति के विरुद्ध अपराध की संकल्पना देखें। वैयक्तिक संपत्ति के विरुद्ध अपराध की संकल्पना कैपिटलिस्ट सोसाइटी की एक मूलभूत संकल्पना है। सोशलिस्ट सोसाइटी में जहां पर कम्युनिटी ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है या कम्युनिटी ओनरशिप का कॉन्सेप्ट रहा, निश्चित तौर पर वहां वैयक्तिक संपत्ति के विरुद्ध अपराध जिस रूप में हमारे आईपीसी में परिभाषित हैं, उस रूप में परिभाषित नहीं किए जा सकते। एक समर्थ अर्थव्यवस्था में बहुत सारे कृत्य जो परमिसिबल हैं, शायद एक लड़खड़ाती हुई छोटी कमजोर अर्थव्यवस्था में उन कृत्यों को अपराध घोषित कर दिया जाए। मैं एक और उदाहरण देता हूं, मुझे लगता है कि वो ज्यादा कंटेम्पररी है। क्रिकेट मैचों में मैच फिक्सिंग, बेटिंग, इसको लेकर के भारतवर्ष में पिछले दशक से बहुत अच्छे समाचार जो हैं वो नहीं आए। बहुत सारे जिनको हमने स्टार, कहीं ना कहीं उन पुलिस क्या करती है? पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। बुकीज, बेटिंग, दीज आर नॉट permissible activities, and these are offenses defined in different statutes. आईपीसी का तो कहीं ना कहीं वो प्रयोग कर ही लेते हैं, अपराध किसी भी प्रकार का हो। बुक मेकिंग, बेटिंग is permitted in many affluent economies, including England, where the very game of cricket took birth. जहां पर उस देश में जहां पर क्रिकेट का जन्म हुआ, उस देश में जिसको हम बेटिंग कहते हैं या बुक मेकिंग कहते हैं, एक परमिसिबल एक्ट है, एंड देयर इज नो criminal liability arising. Out of such activities. दूसरा जो आपको ध्यान रखना है जब हम क्राइम की चर्चा कर रहे हैं, कि not only the idea of crime, the notion of crime depends on the value of a given society. The values keep changing. The values of the Indian society in 1860 were certainly different from the values of what we call the Indian society in 21st century, when we are discussing the idea of crime in the Indian perspective. 1860 के भारतीय समाज के जो मूल्य थे, क्या वही मूल्य आज भी भारतीय समाज के हैं? बहुत सारे मूल्य हमने रिटेन किए हैं, अच्छे बुरे, उनकी चर्चा हम यहां पर नहीं करते कि वो मूल्य बहुत अच्छे हैं या वो मूल्य बहुत बुरे हैं। बहुत सारे मूल्य जिनको हमने रिटेन किया हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मूल्य हैं जो बदल गए, जिनमें आमूल चूल, जिसको हम कहते हैं, परिवर्तन हो गए। और इन्हीं बदलते मूल्यों को अपराध के सृजन और अपराध, किसी कृत्य को अपराध के रूप में विधि की पुस्तक से, स्टैट्यूट से हटा देने के रूप में भी देखा जाता है। So not only that the idea of crime depends on
the fundamental values of society, these values and the idea of crime also keeps changing. Thus, within a given society, say for example, over a period of time. And this is reflected in creation of new crimes and also abolition, though creation is more frequent than abolition. क्रिएशन जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता है, नए नए कृत्यों को अपराध घोषित किया गया, नए नए कृत्यों को अपराध घोषित किया गया का अर्थ यह है कि कृत्य तो पहले से हो रहे हैं, नए अपराध घोषित किए गए। एबॉलिश तो पार्लियामेंट ने किया नहीं कोई अपराध, अगर आपको याद हो तो आप मुझे बताएं। एबॉलिशन इज done by the Indian judiciary, as you might be knowing. Creation and abolition, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इनकी चर्चा कर रहे हैं। आप जानते होंगे दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष इस समय एक रिट पिटीशन पर बहस हो रही है, एंड दैट रिट पिटीशन इज बीइंग widely reported, the proceedings inside the courtroom, the being widely reported on a daily basis, जिसको हम लाइव रिपोर्टिंग कहते हैं। अब लाइव रिपोर्टिंग वो कैमरा और अपना कैमरामैन तो लेके नहीं जा सकते, बट लीगल रिपोर्टर्स आर अलाउड इनसाइड द कोर्ट रूम एंड लाइव रिपोर्टिंग। क्योंकि कुछ दिनों पहले तक कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी ऑनलाइन चल रही थी, तो कभी कभी आपको कानपुर में, लखनऊ में, गोरखपुर में बैठे हुए भी यह अवसर मिल जाता था कि आप उन प्रोसीडिंग्स को देख सकें। मुझे ऐसा अवसर मिला एक पिछले महीने, जब दिल्ली हाई कोर्ट की एक बेंच के समक्ष, जिसको हम मैराइटल रेप कहते हैं, मैराइटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से संबंधित जो याचिका है, उस याचिका पर बहस हो रही थी। आप देखें 1860 का जो भारतीय कानून है रेप से संबंधित, उस कानून में समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन जो बेसिक जो फ्रेमवर्क है, बेसिक फ्रेमवर्क, वो कम से कम 2013 तक, वो बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो 1860 से लेकर के 2013 तक वो इंटैक्ट रहा। या चलिए, अगर आपको आपत्ति है कि 2013 के पूर्व भी उसमें परिवर्तन हुए थे, तो उन परिवर्तनों का कारण कोई भारतीय मूल्य नहीं थे। उन परिवर्तनों का कारण एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, जिसको हम मथुरा रेप केस कहते हैं, जिसके बाद संसद ने धारा 375 में जो परिभाषा है और धारा 376 में जो दंड है, और उसके साथ कुछ अन्य नई धाराएं भी उस चैप्टर में जोड़ी थी, लेकिन बहुत लंबा समय लगा। उसके पूर्व के जो परिवर्तन रहे वो केवल एज ऑफ कंसेंट को लेकर के रहे, जो इतना कम था। आज 18 वर्ष है। आप देखें 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष और फिर 18 वर्ष। आज 2013 से 2013 तक 16 वर्ष था, हमेशा 16 वर्ष भी नहीं था। अपराध की प्रकृति बदलती रही। 1860 में जब रेप को भारतवर्ष में अपराध के रूप में परिभाषित किया गया, तो 11 वर्ष की बच्ची भी
सहमति देने में सक्षम थी, 11 ईयर ओल्ड। ग्रेजुअली दैट गॉट इंक्रीज्ड टू 12, 13 वर्ष की बच्ची दे सकेगी। देन इट वॉज इंक्रीज टू 16, 16 वर्ष की बच्ची दे सकेगी। एंड नाउ इट्स 18। But one thing which is permanent and constant in that definition is that husbands are not liable for having sexual intercourse with their wives, even if the wife has not consented to that sexual intercourse, provided that the wife is above the age of 15 years। ये लिखा हुआ है, आज आप पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट का जजमेंट आ गया, उसमें रीड डाउन कर दिया, वो एक अलग कहानी है कि अब उस 15 वर्ष को आपको 18 वर्ष पढ़ना होगा। अभी आपका जो बेयर एक्ट है 2022 का भी आप लेंगे तो उसमें 15 वर्ष ही लिखा हुआ है। शायद ए नोटेशन में आपको मिल जाए, फुट नोटिंग में, कि हाउ इंडिपेंडेंट थॉट हैज चेंज्ड दैट। इन वर्षों में वो जो एक्सेप्शन है जो हस्बैंड्स को इम्यूनिटी देता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, वो एक्सेप्शन इंटैक्ट रहा। एज में परिवर्तन होते रहे। 15 वर्ष वर्तमान व्यवस्था है। 2013 में भी 2013 तक 15 वर्ष थी। 2013 के अमेंडमेंट में भी उसको 18 वर्ष नहीं किया गया, उसके पहले और कम थी। जब एज ऑफ कंसेंट या एज ऑफ मैरिज जब कम थी तो जाहिर सी बात है वो 15 वर्ष की आयु भी कम रही होगी, जो एक्सेप्शन है। इस बीच अगर आप वैश्विक जो बदलाव हुए वैश्विक स्तर पर उन पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उन देशों ने जहां से हमने अपनी विधियां प्राप्त की, उन देशों ने या तो न्यायपालिका के माध्यम से या विधायिका के माध्यम से पतियों को भी अपनी पत्नियों के विरुद्ध बलात्कार का दोषी यदि साबित हो जाता है, निश्चित तौर पर मान लिया, और पतियों के पक्ष में इस प्रकार का कोई अपवाद उनकी विधि में नहीं है। इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1991 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने आर वर्सेस आर के मामले में यह कह दिया था कि इंग्लैंड में पति जो इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं वह प्रिविलेज और इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन फॉर raping their wives is not available in common law. And since then husbands are liable. भारतवर्ष में बहुत मुझे लगता है कि डिबेट चल रही है, और इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पिछले कई वर्षों 7-8 वर्षों से एक विशेष पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सरकार है। उसके पूर्व एक दूसरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सरकार थी, बहुत लंबे समय तक थी, 10 वर्ष। उसके पहले इसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सरकार थी। उसके पूर्व बहुत वर्षों तक एक अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सरकार थी। जब भी इस प्रकार की चर्चाएं हुई हैं, भारत सरकार का जो स्टैंड रहा वो ये रहा है कि हमारे मूल्य, सामाजिक मूल्य, इस बात की इजाजत नहीं देते कि इस अपवाद को वर्तमान परिस्थितियों में खत्म किया जाए, और वो ये तर्क देते हैं कि इससे जो परिवार की व्यवस्था है वह व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। दिस इज द stand that the governments have been taking. तो मैं चर्चा कर रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में मराइटल रेप एक्सेप्शन को
अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्बिट्ररी, डिस्क्रिमिनेटरी घोषित करने को लेकर के जो रिट पिटीशन फाइल है उस पर बहुत फियर्स डिबेट हो रही है कोर्ट रूम के अंदर और कोर्ट रूम के बाहर, जो हमारी फ्रेटर्निटी है, लीगल फ्रेटर्निटी है, उसमें। तो हमारी न्यायपालिका पूछ रही है और यह रिपोर्ट हो रहा है कि क्या पूर्व में ऐसे कोई दृष्टांत रहे जब न्यायपालिका ने किसी अपराध का सृजन किया, न्यायपालिका ने अपराध का सृजन किया हो। कैसे किया हो कि कोई एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को आप खत्म कर दें, आप उस एक्सेप्शन को स्ट्राइक डाउन कर दें, आप उस एक्सेप्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दें, आप उस एक्सेप्शन को आर्बिट्ररी घोषित कर दें, आप उस एक्सेप्शन को डिस्क्रिमिनेटरी घोषित कर दें, आप उस एक्सेप्शन को अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी घोषित कर दें, द राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी घोषित कर दें, वायलेटिव आर्टिकल 21, 19 और 14 घोषित कर दें। जैसे ही घोषित होगा तुरंत जिस कार्य के पक्ष में वो अपवाद सृजित किया गया है वो कार्य जो है वो स्वयं में ही क्रिमिनल हो जाएगा। द मोमेंट दिस एक्सेप्शन गोज, husbands would be liable for and conviction as rapists under section 376 of IPC for having sexual intercourse with their wives without their consent. और ठीक इसी प्रकार से आप देखें 2017 में, 2018 में, 2019 में किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि यह कहना होगा कि ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी उसके कई वर्ष पहले से, किस प्रकार से जिसको हम होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप कहते हैं, उस होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को विच इज सोशली एबोरेंट कंडक्ट, सोशली एबोरेंट कंडक्ट। भारतीय समाज किसी भी प्रकार से, भारतीय समाज की मैं बात करता हूं, मैं मेन स्ट्रीम, मैं मुख्य धारा के समाज की बात करता हूं, मैं मेजॉरिटी की बात करता हूं। मेजॉरिटी मतलब रिलीजियस मेजॉरिटी नहीं। You would find that on this question, people irrespective of the faith and religious belief, they are on the same page that homosexual activities are abhorrent activities, abhorrent, socially abhorrent activities. आप जानते हैं कि नवतेज सिंह जौहर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि स्वरूप में यह है या था 1860 से, नहीं रह सकता। और जब हम भारतीय मूल्यों की बात कहते हैं, जब हम सोशल वैल्यूज की बात करते हैं, जब हम सोशल मोरालिटी की बात करते हैं, तो उसका तात्पर्य जिसको हम संवैधानिक मूल्य कहते हैं उससे ही लगाया जा सकता है। संवैधानिक मूल्य जो भारतवर्ष के हैं वो यह डिटरमिन करेंगे कि कौन सा कृत्य आपराधिक है और कौन सा कृत्य आपराधिक नहीं है, क्या अपराध है और क्या अपराध नहीं। एक तीसरा उदाहरण भी मैं आपको देता हूं, बिल्कुल कंटेम्प्ररी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से अपराध को आपको समझना है और कैसे हम आमतौर पर जब अपराध की चर्चा करते हैं अपनी स्टडीज में या पढ़ते हैं तो शायद इनको हम मिस करते हैं, इन पर बहुत फोकस हम नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट में एक वाद लाया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक विशेष धार्मिक समुदाय में चलने वाली परंपरा या परंपरा के नाम पर किया जाने वाला जो कृत्य है
जिसको हम ट्रिपल तलाक कहते हैं, तलाकुल बिद्दत, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उसको असंवैधानिक घोषित किया जाए, इलीगल घोषित किया जाए। और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, यद्यपि कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का जजमेंट नहीं है, बट द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड ट्रिपल तलाक इन शायरा बानो केस एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहा है, लेकिन उसके बाद के जो डेवलपमेंट्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड दैट वुड help you in understanding the idea of crime in the Indian perspective. इंडियन पर्सपेक्टिव, भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है अपराध का, भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या। अपराध तो सब जगह एक जैसे ही होते हैं। रेप इंग्लैंड में भी होते हैं, रेप अमेरिका में भी होते हैं, मर्डर इज मर्डर इररिस्पेक्टिव वेयर डज इट हैपन, थेफ्ट इज थेफ्ट इररिस्पेक्टिव वेयर डज इट हैपन। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई सोसाइटी आज है। मैं निश्चित तौर पर कृष्णा अय्यर के उस कोर्ट को एक कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव में देखना चाहूंगा, एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूंगा। इवन चाइना, विच इज अ सोल आई थिंक चैंपियन ऑफ कम्युनिज्म टुडे, कम्युनिस्ट ही है वो, कहते हैं अपने आप को, द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी is very much prevailing, and there are statutes, there are laws which punish offenses that you would normally find only in the statutes of a capitalist society, capitalist society. तो मैं चर्चा कर रहा था शायरा बानो, आई एम सॉरी, नाम मिलता जुलता है, मुद्दे भी एक जैसे ही थे। एक आपके स्मृतियों में शायद नहीं होगा, एक आपकी याददाश्त में है। शायरा बानो में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, तलाकुल बिद्दत इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड outlawed that. The present government grabbed that opportunity to criminalize triple talaq, criminalization triple talaq ka. Triple talaq is a criminal act. Now you have a new crime, you have a new offense of triple talaq. Triple talaq भारतवर्ष में अपराध है। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र भी हैं, ऐसे बहुत सारे समाज हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक को मान्यता नहीं दी है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतवर्ष एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जहां पर ट्रिपल तलाक को न केवल किसी भी रूप में मान्यता नहीं है अब संविधान के परिप्रेक्ष्य में, बल्कि ट्रिपल तलाक जो है वो अपराध भी है, अपराध भी है। तो इस रूप में यदि आप देखेंगे, क्या यह संभव था यदि वर्तमान में केंद्र में, या उस समय जब ट्रिपल तलाक जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यदि केंद्र में किसी दूसरी जिसको हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सरकार होती, तो क्या यह संभव था? क्या वो करती? वो निश्चित तौर पर नहीं करती। तो हमको इस रूप में भी अपराध को देखना है। जब हम ये कहते हैं कि द वेरी आइडिया ऑफ क्राइम डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ गिवन सोसाइटी, ये वैल्यूज केवल सोशल वैल्यूज नहीं है, ये वैल्यूज केवल कल्चरल वैल्यूज नहीं है, ये वैल्यूज केवल रिलीजियस वैल्यूज नहीं है, ये वैल्यूज पॉलिटिकल वैल्यूज भी हैं। दैट्स व्हाई आई ऑफन से दिस, एंड इट्स नॉट एन idea and thought that making and unmaking of crimes is a political process. It's a political making and unmaking, especially by the parliament. By the parliament. दिल्ली का हाई कोर्ट यह प्रश्न पूछ रही है, और यह प्रश्न अनुत्तरित है आज भी, कि क्या भारतीय
जिसको हम कहते हैं इंडियन लीगल हिस्ट्री, इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री, क्या उसमें ऐसा कोई प्रीसिडेंट है, ऐसा कोई दृष्टांत है जिसमें न्यायपालिका ने किसी अपराध का सृजन किया हो? आप में से बहुत सारे लोग इस प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर देंगे, हाँ हाँ किया था, विशाखा का जजमेंट है नहीं, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। मैं बताना चाहूंगा विदाउट इलेबोरेटिंग ऑन दैट, उसमें किसी नए अपराध का सृजन नहीं किया। यदि अपराध का नए अपराधों का सृजन हुआ है भारतवर्ष में, जो एक चलती रहने वाली एक जिसको हम कहते हैं कि प्रक्रिया है, दैट वुड कंटिन्यू, तो अपराधों का सृजन विधायिका का कार्य है। इनका सृजन विधायिका का, न केवल इनका सृजन विधायिका का कार्य है, बल्कि आइडियली किस कृत्य को अपराध नहीं होना चाहिए, यदि वह पूर्व में अपराध था, तो यह निर्णय करने का भी प्राथमिक अधिकार जो है वो विधायिका को ही होना चाहिए। यद्यपि कि हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलों में न्यायपालिका ने यह निर्णय लिए हैं। 377 का मामला है, 497 को देखिए, 497 एडल्ट्री को देखिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें क्राइम की, आइडिया ऑफ क्राइम। जोसेफ शाइन के मामले में 5 जजेस यूनानिमसली, दैट्स अ यूनानिमस जजमेंट, say that adultery can't stand the scrutiny of constitutionality and must go. तो क्या ये पहली बार चैलेंज हुआ? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, तो वैल्यूज चेंज, वैल्यूज ऑफ गिवन सोसाइटी चेंज। 1860 में जब एडल्ट्री को हमारे कॉलोनियल मास्टर्स ने अपराध घोषित किया था, तो एडल्ट्री एक बड़ी अजीब सी, जिसको हम कहते हैं कि एक अजीब सी बला रही। लिखा हुआ है उसमें, द वुमन वुड नॉट इवन बी गिल्टी एज abettor, not guilty at all, cannot be prosecuted at all, though she is a consenting party. कंसेंट नहीं है तब तो एडल्ट्री है ही नहीं, तब तो रेप हो गया। कंसेंट है तभी एडल्ट्री है, वो मैरिड है, पति ने उसको कंडोन भी नहीं किया है, परमिट भी नहीं किया। तो ये पूरा आइडिया क्या था? ये पूरा आइडिया था, और आप उस जजमेंट को पढ़ें जोसेफ शाइन, कि पति कंडोन भी कर सकता है। पति कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, ये तो मेरी संपत्ति है, तुमने इसका प्रयोग कर लिया, कोई बात नहीं, मैं तुमको क्षमा करता हूं, तुम्हारे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं। जिसने उस की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं, उसकी पत्नी अग्रीव्ड हो सकती है। मैरिटल रिलेशनशिप्स में फेथ जो है, वो ट्रस्ट जो है, वो वंस ब्रोकन, ऑफ कोर्स दैट इज वेरी डिजास्ट्रस, एज यू नो एंड यू मस्ट नो। उसको भी अधिकार नहीं। बहुत सारे मुद्दे, सबको क्यूमुलेटिवली लेते हुए आप पढ़िए। इट्स नॉट ओनली about Article 14, it's not only about Article 19, it's not only about Article 21, it's also about that it's a different society today, different society today. And even if the society is still orthodox, the values that would be furthered and would be advanced by the court would not be the social values, rather constitutional values. आपको याद होगा पूर्व में भी 1954 में, मुझे याद है, यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसको आज महाराष्ट्र कहते हैं, के मामले में 1954 का केस है। संविधान था, यही संविधान था, यही संवैधानिक मूल्य थे, संविधान था, यही संवैधानिक मूल्य थे 1954 में।
पार्ट 3 में क्या कोई परिवर्तन हुआ है ऐसा जिससे पार्ट 3 जो है, जिसको हम कहते हैं संविधान का, उन मूल अधिकारों को न्यून किया गया हो? उसमें केवल एडिशंस हुए हैं, जो भी हुए हैं, एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशंस हुए हैं। तो यही संविधान, यही संवैधानिक मूल्य, लेकिन सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जब धारा 497 आईपीसी को इंटरप्रेट करती है तो कहती है कि वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में धारा 497 आईपीसी एक अनिवार्यता है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति जो है वो चैटल से ज्यादा नहीं है, चैटल से ज्यादा नहीं है। तो उन संवैधानिक मूल्यों को भी सामाजिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इन प्रश्नों के उत्तर कि कौन सा कृत्य अपराध होना चाहिए, या यदि वह पहले से अपराध है तो क्या उसको अपराध के रूप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसका निर्णय लिया जाता रहा है। तो इस रूप में मैं चाहता हूं कि आप अपराध को देखें, इस रूप में अपराध को देखें, न कि ऑस्टिन ने क्या कहा व्हाट इज अ क्राइम, केनी ने क्या कहा व्हाट इज अ क्राइम, ब्लैकस्टोन ने क्या कहा व्हाट इज अ क्राइम, या पॉल टपन ने क्या कहा इट्स अ लीगलिस्टिक डेफिनेशन। आई बिलीव यू मस्ट हैव heard of his ideas. He gave a legalistic definition of crime in 1947 while he wrote a famous essay लिखा उसने. He was a great American criminologist, Paul Tupper. Who is a criminal? अपराधी कौन है? अपराधी कौन है, ये ऐसे है, और उस ऐसे में उसने, और लीगलिस्टिक डेफिनेशन कहते हैं उसको। क्राइम इज एन इंटेंशनल एक्ट, committed act or omission, of course, committed without any justification or excuse. वो आप सामान्य अपराधों की बात करता है, and punished by the state as such. पनिशमेंट आ गया। आज बहुत समय नहीं है हम लोगों के पास, 15 मिनट और है, हम पनिशमेंट पे, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पनिशमेंट पे भी थोड़ी सी चर्चा करें। तो मैं चाहता था कि आप इसको इस रूप में देखें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में अपराध को इस रूप में देखने की आवश्यकता है। और बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जो भारतीय समाज की तात्कालिक और वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर क्रिएट किए गए। वर्तमान सरकार, आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वर्तमान सरकार ट्रिपल तलाक को क्रिमिनल ऑफेंस बनाने के पक्ष में बहुत सारी दलीलें देती है। वो बताती है कि मुस्लिम महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो बहुत प्रसन्न है, यद्यपि कि वो अपनी प्रसन्नता का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, शायद ना कर पा रहे हैं, because it's a social evil, treats women as inferior to men। और यह तर्क कि मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पति को तलाक देने का अधिकार दिया गया है खुला, शायद ट्रिपल तलाक को किसी भी रूप में जायज नहीं ठहराता जिस रूप में उसको क्रिमिनलाइज किया गया। तो ऐसे उदाहरण, अन्यान्य उदाहरण दिए जा सकते हैं, आप 1961 में बना हुआ कानून डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आप देखिए, आप 1983 में जोड़ा गया धारा 304B देख लें, आप धारा 498 कैपिटल ए देख लें। धारा 304B एक अपने प्रकार का, मुझे नहीं लगता है कि साउथ एशियन कंट्रीज के बाहर दहेज कोई समस्या है, डाउरी इज अ प्रॉब्लम। साउथ एशियन कंट्रीज में भी डाउरी यदि ली और दी जाती है, व्हेन आई use South Asian countries, of course I'm talking about society which is almost culturally similar to ours, Pakistani society for example, Dahej is very much prevalent out there, but are brides being burnt if the parents are unable to
meet the demands. That menace is peculiar to the Indian society, and the state responded by creating a new offense of dowry death. That is section 304 capital. The idea of crime depends on the given. जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो मैंने बताया था, आपसे कहा था, वैल्यू का अर्थ केवल हमेशा जो है वो कोई बहुत पॉजिटिव चीज होती है। वैल्यूज गलत हो सकती हैं, आपकी मान्यताएं गलत हो सकती हैं, आपकी परंपराएं गलत हो सकती हैं। ट्रिपल तलाक को आज भी बहुत बड़े वर्ग का समर्थन है, दहेज को आज भी बहुत बड़े वर्ग का समर्थन है, बहुत सारी इविल प्रैक्टिसेस हैं जिनको बहुत बड़े वर्ग का समर्थन है। चाइल्ड मैरिज से फॉर एग्जाम्पल, भंवरी देवी whose sexual harassment of women at workplace act और विशाखा जजमेंट, भंवरी देवी का अपराध क्या था? भंवरी देवी के साथ गैंग रेप किया गया, उसका अपराध क्या था? भंवरी देवी केवल एक अनपढ़ महिला जो स्वयं भी बाल विवाह का शिकार थी, उसने साथिन के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में अपने आसपास के गांव में जहां पर वो रहती थी और जहां पर इन्फ्लुएंशियल लोग रहते थे, सामाजिक रूप से अगड़े जिसको हम कहते हैं, रहते थे, उनको ये कहना शुरू किया कि ये जो अपनी बच्चियों का ब्याह देते हो 2 महीने की, 4 महीने की, 9 दिन की, कैन यू इमेजिन, 9 साल की नहीं, ये गलत है, दिस इज अगेंस्ट लॉ। और उन्होंने भंवरी देवी से कहा ये हमारी परंपरा है, दिस आर कल्चर, दिस आर रिलीजियस बिलीफ। आप शरद चंद्र की कहानियां पढ़ें, आप बंकिम चंद्र की कहानियां पढ़ें, आप उनके उपन्यास पढ़ें, महिलाओं पर केंद्रित हैं, और अक्सर उन उपन्यासों में उस 18वीं शताब्दी के समाज, 19वीं शताब्दी के समाज में, बंगाल के समाज में कैसे 12 वर्ष की यदि बेटी हो गई और उसकी शादी नहीं हुई तो मां बाप शर्मिंदा रहते हैं, इसका बड़ा विशद वर्णन है। मूल्य बदल गए, मूल्य परिवर्तित थे। आज पढ़ा लिखा परिवार, पढ़ा लिखा जो वर्ग है, वो निश्चित तौर पर अपनी 18 वर्ष की बेटी को भी ब्याहने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी 18 वर्ष की बच्ची तो अभी इंटरमीडिएट में पढ़ती है, उसके बाद उसको ग्रेजुएशन करना है, उसको अपना करियर बनाना है, इंडिपेंडेंट बनना है। बाल विवाह आज समस्या है, बट स्टिल वैल्यूज हैव चेंज्ड, एटलीस्ट इन द सो कॉल्ड अर्बन and empowered society, within this Indian society, how they have changed, how things have changed. Now coming to punishment, punishment जो है वो एक थोड़ा सा ग्रे एरिया है भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में। सेंटेंसिंग पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। पनिशमेंट यू हैव इन सेक्शन 53 ऑफ IPC, और मुझे लगता है कि LLB के दिनों से ही आपको पता है कि किस प्रकार के पनिशमेंट हैं, और उनमें जो परिवर्तन हुआ है वो भी बड़ा ऑर्नामेंटल और टोकन परिवर्तन है, कोई बहुत आमूल चूल पनिशमेंट को लेकर के परिवर्तन नहीं हुआ। डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, और फाइन है। फ्लॉगिंग जिसको हम कहते हैं, कोड़े लगाना, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ स्कीम ऑफ पनिशमेंट इन इंडिया, but you know that flogging or कोड़े लगाना as a punishment is degrading, dehumanizing, and against human dignity, and that was taken off the statute book of the। इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतवर्ष जो है वो पश्चिमी राष्ट्रों से बहुत आगे है। अमेरिका में फ्लॉगिंग एज अ पनिशमेंट, state sanctioned punishment, continued for fairly long period of time till 60, when India had already taken that off, declaring that is against human dignity and this. So these punishments are not only for the offenses under IPC, these punishments are also for offenses under other special and local legislations.
आईपीसी के अलावा भी अपराध विधियां होती हैं, आप जानते हैं। उन अपराध विधियों में पनिशमेंट जो है वो आपको या तो डेथ पेनल्टी मिलेगी, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, या तो इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, या तो फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मिलेगा, या जो बहुत रेयर है, या फाइन मिलेगा। या फाइन जो है वो इन पनिशमेंट्स के साथ एक एडिशनल, या जिसको हम कोरोलरी कहते हैं, एक पनिशमेंट के रूप में। अब 1860 से लेकर के मैंने बताया आपको कि पनिशमेंट का जो मूलभूत ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारतीय समाज में बहुत परिवर्तन हुए। भारतीय समाज में उन परिवर्तनों को आप आईपीसी की अन्य धाराओं में देख सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट में कोई परिवर्तन नहीं हुए। ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, जिसको काला पानी की सजा कहते थे पहले अंग्रेजों के जमाने में, आजादी के पूर्व, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया गया। इसके अतिरिक्त जो नेचर, तो नेचर क्या है पनिशमेंट का, या ऑब्जेक्ट क्या है पनिशमेंट का? हम लोग कहते हैं, जब एलएलबी में भी आपने शायद, एलएलएम में अगर आपने क्रिमिनल लॉ ग्रुप लिया होगा, क्रिमिनोलॉजी पिनोलॉजी पढ़ा होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ पनिशमेंट बड़ा ट्रेडिशनल सा एक क्लासिफिकेशन है ऑब्जेक्ट्स का। रेट्रीब्यूटिव है, डिटरेंट है, क्या है? तो हम कहते हैं नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट जो है पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट रिफॉर्मेटरी है। रिफॉर्मेटरी ऑब्जेक्ट का अर्थ है कि पनिश तो किया जाए, लेकिन उसका उद्देश्य जो है वो उसमें सुधार हो। इसीलिए आप देखिए, अब जो प्रिजन इंस्टीट्यूशंस हैं, जेल्स हैं, उनको करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। उनको करेक्शनल इंस्टीट्यूशन इज अ प्रेफर्ड वर्ड, यद्यपि कि अभी वो एक इनफॉर्मल फ्रेज ही है, एक अनौपचारिक शब्द ही है, क्योंकि आप के जो प्रिजन है वो प्रिजन्स एक्ट है 1894 का, अंग्रेजों ने ही दिया, उसी से गवर्न है। यद्यपि कि कई राज्यों ने अपने राज्यों में लागू होने वाली राज्य की विधियां बना ली हैं इस विषय पर, लेकिन बहुत बड़े बड़े राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है जहां पर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, प्रिजन इज स्टिल गवर्न्ड बाय द आर्काइक prisons act of 1894. So as far as punishment is concerned, the Indian perspective is that we are still continuing with very archaic, obsolete, outdated idea of punishment. जब पूरे विश्व भर में डेथ पेनल्टी को लेकर के एक एबॉलिशन की वेव चली हुई है, तो हम आईपीसी में और अन्य अपराधों में डेथ पेनल्टी वाले अपराधों की, आपराधिक विधियों में डेथ पेनल्टी वाले अपराधों की संख्या जो है वो बढ़ा रहे हैं। 2013 में हमने डेथ पेनल्टी के अपराधों की संख्या बढ़ाई। 2018 में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ उसमें डेथ पेनल्टी वाले अपराधों की संख्या बढ़ाई। और न केवल ये, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जिसको हम रिफॉर्मेटरी ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो भी 2013 से लेकर के 2018 हैं आईपीसी में या अन्य अपराध विधियों में, वो किसी भी प्रकार से रिफॉर्मेटरी ऑब्जेक्टिव को दृष्टिगत रखते हुए किए जाने वाले अमेंडमेंट्स नहीं कहे जा सकते। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो धारा 53 में एक दंड है, और धारा 302 में, यदि हम उदाहरणार्थ कोई प्रावधान चुने, धारा 302 में एक वैकल्पिक दंड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसका यद्यपि कि जो निर्वचन किया, इंटरप्रिटेशन किया न्यायपालिका ने समय समय पर, विनायक दामोदर गोडसे के केस से लेकर के और हाल फिलहाल के केसेस तक, कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स imprisonment for the remainder of the life, natural life span of the convict. But we know that in Maruram, in other cases, and also by virtue of section 433 capital A of CRPC, a life convict
is entitled to release from prison after he completes 14 years of incarceration. 14 साल के बाद वो इलिजिबल हो जा, छोड़ा जाएगा नहीं छोड़ा जाएगा एक अलग मुद्दा है. 2013 the parliament introduced specifically stipulated punishments for the offense of rape in certain circumstances, where it is mentioned that life imprisonment shall mean the remainder of natural lifespan of the convict, thereby foreclosing the option of his release, which again can't be said to be with a reformatory objective. The same has been done in 2018. रिफॉर्म क्यों आप करते हैं? आप रिफॉर्म इसलिए करते हैं कि वो व्यक्ति वापस समाज में आए और समाज के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति जिसको ये पता है कि वो जेल में अब जीवन पर्यंत रहेगा और मरने के पूर्व वो जेल से नहीं वापस आ सकता, उसकी बॉडी ही जेल से निकलेगी. उसके अंदर क्या रिफॉर्म का इंसेंटिव है? वो अपने आप को क्यों रिफॉर्म करेगा? आपको जेल में साधु नहीं चाहिए. You don't need reformed people inside the jail. You need reformed people in the society. आपको समाज में reformed people चाहिए, because these reformed people would become example for others. Prisons are closed institutions in India at least. कोई व्यक्ति बहुत रिफॉर्म हो गया inside the prison and he remains there because the punishment that he is serving reads that it's for the natural lifespan. What benefit the society has got as far as his reform is concerned? समाज को उसके रिफॉर्म से क्या फायदा हुआ और उसको रिफॉर्म क्यों होना चाहिए? What is the motivation for him to reform? There is no motivation. In that sense, I see these punishments which have been in 2018, and of course, if a future change is made, I guess that the same trend would continue as anti-defamatory. आज का समय हो गया है. मुझे लगता है कि सेंटेंसिंग पर हम लोग जो है वो इंडियन पर्सपेक्टिव, सेंटेंसिंग इंडियन पर्सपेक्टिव पर अगली कक्षा में चर्चा करेंगे. ये बिल्कुल ही मोनोलॉग हो गया और मेरी अपेक्षा थी कि आप अपने आपको अनम्यूट करेंगे और प्रश्न. बहुत Yes, अच्छी, sir. बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी थी सर, जो भी क्लास थी सर, कि क्राइम को लेकर के सारे केसेस वगैरह जो आपने बताए सर, वेरी नाइस. बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था. ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेटिव नहीं था या फिर इन लोगों ने इंटरेक्शन नहीं किया. आई वाज लिसनिंग आल्सो द होल क्लास. चलिए, I'm So, satisfied. very I'm nice. happy that at least one was listening. So क्योंकि नहीं सर, वर्चुअल पूरा इन्वायरमेंट क्लास में ये पता नहीं चलता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ और कोई बिल्कुल मेरी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है. Because I'm always very passionate about these things and नहीं सर, आई वाज लिसनिंग होल क्लास, in भवरी देवी particular. की इंसिडेंट एंड दोज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ऑल द केसेस. मतलब भवरी देवी इंसिडेंट मैंने अभी रिसेंट में ही क्लास में डिस्कस किया था. दैट इज उस पे मेरा बड़ा ध्यान से मैंने सुना कि सर क्या बता रहे हैं उस पे. तो एवरीथिंग वाज वेरी नाइस सर. बहुत मतलब इंफॉर्मेटिव क्लास था. क्रिमिनल लॉ में बहुत ज्यादा अच्छा था सर. रेप केसेस एंड ऑल थिंग्स आर देयर. वेरी नाइस सर. Thank you very much. सर कोशिश करेंगे कल वाले में ये लोग आप लोग के आपके साथ इंटरेक्शन भी कर पाए. कोशिश करती हूँ मैं नेक्स्ट वाला जो भी कल क्लास होगा. शायद मेरी क्लास नहीं, नेक्स्ट है. हाँ, हाँ, जो भी 24 नेक्स्ट क्लास 25 होगा में. हाँ उसमें जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल. कोशिश करती हूँ सर मैं ये लोग भी बिल्कुल. आपसे इंटरेक्शन करें. थैंक यू सर. Okay, all the best. Bye bye. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. शुभम बंद कर दो रिकॉर्डिंग.
शुभम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे भाई। गया होगा।